नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमें बीएससी पार्ट सेकंड की बात कर रहे थे। बीएससी पार्ट सेकंड में अपन ने 3.1 चल रही थी, जिसके अंदर अपन सीएफ निकालना सीख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब एक दो प्रॉब्लम्स और ले लेते हैं, फिर अपन 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 3.2 में दोस्तों एक बार 3.1 का आप कमेंट करना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अपने को दिया है b² + 1 y बराबर 0 और इसके साथ में जो कंडीशन लिखी है वह है x बराबर 0 तो y का जो मान दिया है वो 2 एंड x बराबर π/2 के ऊपर जो y का मान दिया है वो -2। ये क्वेश्चन है। ये अपने को एक अचर गुणांकों वाला अवकल समीकरण दिया है। अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण के अंदर ये कंडीशन दी गई है। अब दोस्तों, ये जो कंडीशन दी गई है, कंडीशंस की सहायता से अपन क्या करेंगे कि जो अपनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 है उनकी वैल्यू निकालने के काम में आएगी। तो यहाँ से सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको 1 लेंगे। तो इस समीकरण का सहायक समीकरण, यहाँ पे कैपिटल D का मान है वो d/dx। ओके, इस समीकरण का सहायक समीकरण को एक्सप्रेस इक्वेशन बोलते हैं, जिसको a डॉट e से दर्शाते हैं। अब दोस्तों, सहायक समीकरण लिखते हैं तो ये m के काम में आता है और सहायक समीकरण लिखते वक्त d को m में चेंज कर देते हैं। तो ये बनेगा m² + 1 बराबर 0 और यहाँ से जो m का मान बना वो बना ±π/। ठीक है। अब देखो m का जो मान आया है वो कॉम्प्लेक्स मान आया है और हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स मान होता है वो हमेशा अपने पेयर्स को साथ लेके आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर a + iota b किसी इक्वेशन का अगर रूट है तो a - iota b भी हमेशा उस इक्वेशन का रूट होता है। दोबारा सुनना, अगर a + iota b किसी इक्वेशन का रूट है तो a - iota b भी हमेशा उस इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका जो CF होगा और CF के बराबर इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, e की पावर, रियल पार्ट तो है नहीं, तो e की पावर 0x, इसको लिखेंगे c1 cos। अब बीटा का मान क्या होता है? बीटा होता है आयोटा का गुना, तो 1 है, तो c1 cos x + c2 sin x। या फिर इस चीज को अपन लिख देंगे y बराबर c1 cos x + c2 sin x। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों, इन कंडीशन का यूज भी करना है और इन कंडीशन का जो यूज होता है वो c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। तो देखो, पहली कंडीशन है कि x बराबर 0 पे y बराबर 2। इफ x बराबर 0 इंप्लाई y बराबर 2। इसलिए अब देखो, यहाँ देखो, y का मान तो 2 रखो तो 2 बराबर x का मान 0 रखो, cos 0 का मान होता है 1 तो ये बना c1 और sin 0 का मान 0, इसका मतलब c1 का जो मान निकल के आया वो आ गया 0। दूसरी कंडीशन है इफ x बराबर π/2, x बराबर π/2 के ऊपर जो y का मान है, x बराबर π/2 के ऊपर जो y का मान है वो कितना है? -2। तो -2 बराबर x बराबर π/2 रखोगे तो cos π/2 का मान 0 है, sin π/2 का मान 1 होता है। तो जो c2 का मान निकल के आया दोस्तों वो कितना निकल के आया? -2। इसलिए c1 c2 की वैल्यू, पुट्स वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में c1 c2 की वैल्यू पुट करो तो y बराबर c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 cos x -2 sin x और अगर 2 को कॉमन भी ले लेते हो तो ये बनेगा cos x - sin x। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने दिया हुआ था अपन ने वो किया है। तो आप जाके करना
थर्ड ए के अंदर आप क्वेश्चंस करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब अपन थर्ड बी का मेथड सीखते हैं दोस्तों। तो थर्ड ए के अंदर तो CF निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पे QX का मान 0 था, QX का मान 0 होते ही उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाता है। और अपन जो थर्ड बी है वहां से अपन PI निकालना सीखेंगे। तो PI निकालने का जो पहला तरीका है, यहाँ पे देखो PI निकालने के फॉर्मूले आएंगे और उन फॉर्मूलों को अपने को याद रखना है। तो अपन चलते हैं आगे, एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो दोस्तों, ये जो अब जो पढ़ाऊंगा वो इंपोर्टेंट है। विशिष्ट समाकल और विशिष्ट समाकल को बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ज्ञात करने की विधियां। पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने की विधियां हैं। तो यहाँ देखो, अपने को मान लो कि जो दिया गया अचरनांकों का अवकल समीकरण है, लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो कि दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है FD into y बराबर QX। FD into y बराबर QX। अब QX का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर QX का मान 0 होगा तो फिर तो PI निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो IF जो होता है, IF जो होता है इसका वो निकाला जाता है, सॉरी IF और पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, तो जो PI निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1/FD into QX। ये याद करना है। 1/FD इसके बाद में चला जाता है तो 1/FD into QX। अब सारा का सारा इस FD के ऊपर डिपेंड करता है, सारा का सारा मैटर है वो इस FD के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर 3 अलग अलग केस बनेंगे। तो 1 मिनट में आता हूँ। अलग अलग केस क्या बनेंगे कि भाई जो FD है, FD जो है वो D का फलन है। अब D का फलन है तो आप ये करना कि इसको लीनियर में तोड़ना। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को लीनियर में तोड़ देंगे, वो लीनियर में तोड़ने से बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो जैसे 3 अलग अलग केसों के थ्रू पढ़ते हैं अपन इसको, और जो भी फॉर्मूला यहाँ आता है, उस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, उस फॉर्मूले को अपने को याद करना है दोस्तों। तो एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। हेलो, चलो ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम पढ़ाते रहते हैं और वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, इस कारण। तो यहाँ से 3 केस पढ़ने हैं या कंडीशन मान लो। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि मान लो कि जो FD है वो D के बराबर है। जो FD है वो किसके बराबर है? D के बराबर है। अब जो PI का मान होगा वो कितना होगा बताओ? 1/D QX। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान FD की जगह रखा तो 1/x। याद रखना कि दोस्तों जब भी DQX लिखा हो, कभी भी DQX लिखा हो तो इसका मान होता है D/dx into QX।
मतलब d ऊपर हो तो इसका मतलब डेरिवेटिव होता है, लेकिन अगर d अपॉन में हो, 1 अपॉन में हो, तो इसका मतलब अपने को समझना क्या है, समाकलन है। अगर d ऊपर है तो अवकलन, और हर के अंदर कभी d दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या समझना अपने को, समाकलन। पहला जो कंडीशन या पहला केस था वो तो ये वाला था कि f d बराबर d हो। अब दूसरी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि मान लो कि आपने एफ डी को सोल्व किया और एफ डी का जो मान आ गया डी प्लस एल्फा, एफ डी का मान क्या आ गया, डी प्लस एल्फा, और एल्फा कोई भी कांस्टेंट है, एल्फा कोई भी कांस्टेंट है, तब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आएगा वो क्या होगा, डी प्लस एल्फा इनटू क्यूएक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका सूत्र होता है, ये सूत्र कैसे याद करना है, देखो इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे प्लस एल्फा है, अगर एल्फा के आगे प्लस का चिन्ह है तो e की पावर में एल्फा एक्स यहाँ पे प्लस का चिन्ह एल्फा है और ये क्यूएक्स, ठीक है। और e की पावर में प्लस एल्फा एक्स लिखा है ना, तो बाहर आपको लिखना है माइनस का एल्फा एक्स और dx। दोबारा समझना, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस तो अंदर और माइनस बाहर, e की पावर में, ऐसे याद करना है। और मान लो दोस्तों अगर थर्ड केस अपन ये बनाते या फिर कंडीशन नंबर थर्ड अपन ये लिखते, कंडीशन नंबर थर्ड ये लिखते, क्या लिखते कि एफ डी बराबर है, एफ डी बराबर मान लो डी माइनस एल्फा है, डी माइनस एल्फा है, एल्फा कोई भी कांस्टेंट है, तब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा पी आई, तो आप उसको लिखते d माइनस एल्फा इंटू x, और ये क्या बनता है, एल्फा के आगे नेगेटिव का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन के अंदर तो नेगेटिव, और इंटीग्रेशन के अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव, और ये qx dx से। तो कैसे याद करना है, अगर प्लस एल्फा है, अगर प्लस एल्फा है तो इंटीग्रेशन के अंदर तो प्लस और बाहर माइनस, ठीक है। अगर प्लस एल्फा है तो इंटीग्रेशन के अंदर तो e की पावर एल्फा एक्स और बाहर एल्फा माइनस एक्स। अगर d माइनस एल्फा है, d माइनस एल्फा है तो इंटीग्रेशन के अंदर तो माइनस एल्फा एक्स और बाहर प्लस एल्फा एक्स, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी याद कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना, अगर प्लस एल्फा है तो e की पावर एल्फा एक्स अंदर है, और एक बार अंदर वाला याद हो गया तो बाहर तो उसका नेगेटिव सी। अगर माइनस एल्फा एक्स है तो e की पावर माइनस एल्फा एक्स अंदर, और e की पावर माइनस एल्फा एक्स अंदर है तो ये बाहर। तो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूलों को अपने को याद करना है। एक बार आप राइट डाउन करो, फिर अपन एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। ये 3.2 पढ़ रहे हैं अपन, 3.2 पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अपन पी आई निकालने का मेथड पढ़ रहे हैं। तो एक बार इन सबको उतारो और इनको याद भी करना है साथ के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, अगर एल्फा अंदर है तो अंदर एल्फा प्लस का बाहर माइनस का, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर माइनस बाहर प्लस। चलो कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर उससे और ज्यादा समझ में आएगा अपना। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल 1 क्या है, d2y by dx स्क्वायर माइनस i dy by dx
प्लस 6y बराबर e की पावर 4x। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे qx का मान e की पावर 4x दिया है, इसका मतलब है कि cf तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में pi भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, जैसे मैं लैंग्वेज लिखता हूँ कि दिए गए अचल गुणांकों के, जो चैप्टर का नाम है, दिए गए अचल गुणांकों के अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। दिए गए अचल गुणांकों के अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखो, बी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 और इन तीनों में से बाहर किसको कॉमन ले लिया, y को, बराबर e की पावर 4x। भैया जहां पे कैपिटल D किसको माना है, d अपॉन dx को, कैपिटल D किसको माना है, d अपॉन dx। अब सबसे पहले अपने को सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, और सहायक समीकरण को बोला जाता है दोस्तों एक्सिलरी इक्वेशन। याद रखना, सहायक समीकरण तो इससे निकलता है जिसको एफडी बोला जाता है, सहायक समीकरण। या ऐसे मान लो सीएफ निकाल रहे हैं, जैसे वही सहायक समीकरण किसमें काम में आता है, सीएफ निकालने के काम में आता है। और सीएफ निकालने के लिए इसको देखा जाता है एफडी को, और पीआई निकालने के लिए इसको देखा जाता है क्यूएक्स को। तो सहायक समीकरण में क्या करेंगे, डी को एम में चेंज कर देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। इसको 0 के बराबर ले लिया जाता है। जब भी सहायक समीकरण करते हैं तो एफ डी को 0 के बराबर ले लिया जाता है और डी की जगह एम रिप्लेस कर दिया जाता है। अब आप इतने तो इंटेलिजेंट हो ही, इसके फैक्टर निकालोगे तो m माइनस 4 m माइनस 3 बराबर 0। सीधे जरा सा m जैसे निकाल लेना, तो यहाँ से m का मान आया 4, m का मान आया 4। बताओ दोनों के दोनों फैक्टर कैसे हैं, दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं वो वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। तो दोनों के दोनों फैक्टर वास्तविक है, अलग अलग हैं। तो दोनों रूट लिख देते हैं, दोनों रूट से रियल वास्तविक है, दोनों रूट वास्तविक है, अलग अलग है। आता है CF का मान क्या होता है, C1 e की पावर पहला 2x प्लस C2 e की पावर दूसरा। क्या आ गया CF, और इसको डाल के इक्वेशन नंबर 1 CF आ गया। अब देखो, अब PI भी निकालना पड़ेगा, तो PI के लिए QX काम लेंगे, तो लिखेंगे 4PI, मतलब PI के लिए PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1/FD। ये लिख लेता हूँ, d स्क्वायर माइनस 5d। अच्छा पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ऐसे, 1/FD इनटू QX। FD की जगह लिखूंगा d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और QX की जगह e की पावर 4x। अब दोस्तों इसको लिख सकता हूँ d माइनस 2 d माइनस 3 e की पावर 4x। अब इनको अलग अलग करना है भाई, जब तक फॉर्मूला नहीं कर सकता अपना। अपन ने तो क्या पढ़ा था, अपन ने तो ये पढ़ा था d माइनस एल्फा इंटू QX का जो मान है वो होता है माइनस एल्फा है तो e की पावर माइनस एल्फा x, तो अंदर माइनस तो बाहर एल्फा x, और ये QX और ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में तो d आ रहा है, d लीनियर है, लेकिन देखो अब इन दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करेंगे, तो कुछ बच्चे तो ऐसे कर लेंगे इसको, a अपॉन d माइनस 2 प्लस b अपॉन d माइनस 3 बराबर 1 अपॉन d माइनस 2 d माइनस 3 करके आंसर भी होगी तो उनके a और b का मान निकालेगा। लेकिन अब स्मार्टली तरीके से भी आपको सोचना चाहिए। स्मार्टली तरीके से कैसे, जैसे मान लो आप d माइनस 3 को यहाँ रख दो,
और आप b माइनस 2 को यहाँ कर दो। तो ऊपर जो बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट बचना चाहिए, कभी भी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, मतलब b नहीं बचना चाहिए। अगर मान लो सोचो कि मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ऊपर 2d बन जाएगा, और अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये बनेगा d माइनस 2 माइनस b प्लस 3, तो ऊपर 1 ही बचेगा। और अगर यह आपको समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे किया है, तो आप आंशिक बिंदु से भी कर सकते हो, आंशिक बिंदु से भी अप्लाई किया जाएगा, और ये यहाँ पे e की पावर है 4x। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करो दोनों, b माइनस 3 e की पावर 4x e की पावर 4x माइनस d माइनस 2 e की पावर 4x। ठीक है, अब देखो d माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 3 आया है ना, तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x और बार e की पावर, देखो माइनस है तो अंदर माइनस बार प्लस e की पावर 4x dx माइनस, अब माइनस 2 है तो अंदर माइनस 2x तो बार प्लस 2x और ये e की पावर 4x dx ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व करते हैं, e की पावर 3x इंटीग्रेशन आधार समान होता है तो बातें जुड़ जाती हैं, ये बना e की पावर x dx माइनस e की पावर 2x और ये बना e की पावर 2x, भाई 4 में 2 गया तो ये बना e की पावर 3x, e की पावर x का e की पावर x होता है माइनस e की पावर 2x और इसका जो होता है e की पावर 2x अपॉन 2। तो देखो अब आधार समान है तो बातें जुड़ जाएंगी, तो ये बनेगा e की पावर 4x और ये बनेगा e की पावर 2x 2x 4x, तो ये बना 1 बटा 2 e की पावर 4x, e की पावर 4x को बना गया, तो 1 माइनस 1 बटा 2 कितना हो गया 1 बटा 2 e की पावर 4x। इसको पूरे को सोल्व किया गया है, तो ये जो आया है वो अपना निकल क्या है पी है। अब देखो यहाँ, इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर CF प्लस EI। CF तो क्या है, CF तो ये रहा, CF तो है C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस EI ये रहा 1 बटा 2 e की पावर 4x, तो ये CF प्लस EI से जनरल सॉल्यूशन देता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को उठाओ और कहीं पे प्रॉब्लम देखो, ये तो सोल्व करना ही आना चाहिए आपको, आधार समान है तो बातें जुड़ जाएंगे, e की पावर x और e की पावर 2x, अब e की पावर 2x का जानते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2 और e की पावर x हो गया। अब यहाँ से आधार समान है तो बातें जुड़ गई, तो ये e की पावर 4x बन गया, ये 1 बटा 2 को बाहर ले लिया, ये e की पावर 4x, e की पावर 4x कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस का हाफ बच गया। तो एक बार इसको उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आप पूछ लेना। मार्कस में इसको रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन इक्वेशन पढ़ा है इसकी सहायता से एक इक्वेशन और करते हैं। अब अपन
नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। और दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर सेक एक्स। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 गया तो आपको अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप हो जाएगा। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर सेक एक्स। ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 है। और जो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 3.2 का, वो ये है डी स्क्वायर प्लस 9y बराबर सेक एक्स। तो बताओ जब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि a की जगह 3 रख गई, इसमें a की जगह 3 रख गई, ये बन गया। तो ये तो जनरल केस हो गया और ये पर्टिकुलर केस। तो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है और ये एग्जांपल नंबर 2 मैं समझाता हूं। अब देखो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों अपन सॉल्यूशन पे चलेंगे तो इसमें अपन मुझे देखते हैं सबसे पहले तो अपन बात करेंगे CF की। CF निकालने के लिए इसको लिखा जाता है, तो इसमें लिखूंगा कि इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण जिसको बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण निकालने के लिए एफडी को देखा जाता है, एफडी में डी की जगह एम रिप्लेस किया जाता है। तो मैं लिखूंगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से जो एन का मान आया तो ये आई जाना चाहिए, इसका प्लस माइनस ये आएगा, इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकलेगा वो निकला C1 cos AX प्लस C2 sin AX फॉर इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि देखो आप रियल पार्ट तो है नहीं, अगर रियल पार्ट नहीं है तो e की पावर 0 into x और e की पावर 0x तो 12 था, उसका मान तो 1। और C1 cos आइटा की गुणा में से बीटा है तो C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, बाइटा की गुणा में ये है तो C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ये तो CF निकालने के तरीके जो 3.1 में पढ़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो आपसे CF चेक नहीं करवाना चाहता, वो आपसे यही चेक करवाना चाहता है। और यही थोड़ा इसका डिफिकल्ट है, वो देखना। तो 4pi यही चेक करना है, तो 4pi के लिए मैं ये लिख सकता हूँ 1/fd, fd का मान कितना है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sec x। 1/fd मतलब d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sec x। अब देखो आप इसको d प्लस a आएगा और d माइनस a आएगा लिख सकते हैं यानी, और यहाँ पे sec x, इसको अपने लीनियर फैक्टर में तोड़ा। अब वही तरीका, अब आपको इन दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग करना है तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई या तो a/a प्लस समथिंग b/a करके करोगे, तो चाहे वैसे करो या जो बच्चे स्मार्टली सोचेंगे वो क्या करेंगे कि इसको जैसे आगे किया d माइनस a आएगा माइनस d प्लस a आएगा, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ऊपर d को तो काटना ही है, इसी कारण तो बीच में माइनस किया है। तो सोल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 2a आएगा, कितना बनेगा 2a आएगा। और 2a आएगा को काटने के लिए तो मैं क्या करूं, 2a आएगा को काटने के लिए 2a आएगा को मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ये बनेगा और यहां से sec x, इस चीज को लिख दिया 1/2a आएगा d माइनस 2a आएगा d माइनस a आएगा sec x माइनस 1/2a आएगा, और ये क्या है d प्लस a आएगा
sec ax, मतलब sec ax को दोनों के गुणा में भेज दिया। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करता हूं, 1/2a। अब ये है d माइनस एल्फा, d माइनस एल्फा है और एल्फा का मान कितना है, a आएगा, तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस, देखो माइनस है तो अंदर a आएगा, एल्फा का मान तो कितना है, a आएगा, तो a आएगा x और e की पावर a आएगा x लिख लो या फिर आएगा ax लिख लो, एक ही बात है। तो अंदर माइनस का आएगा ax आएगा तो बाहर आएगा ax, बस इसमें चिन्ह का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है तो अंदर माइनस बाहर प्लस, और ये कितना है sec x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया sec x dx, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस 1/2a आएगा, ये है d प्लस a आएगा, प्लस है तो e की पावर प्लस के अंदर तो आएगा ax अंदर और फिर माइनस का आएगा ax बाहर, और ये गुणा में sec ax है तो sec ax ये हो गया। अब अपन जानते हैं दोस्तों e की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको याद करना है, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा है वो होता है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, इसको याद करना है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, जोड़ दूं तो पता है cos थीटा बनेगा 2 cos थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और यहाँ 2 आएगा तो ये 2 कॉमन ले लिया। इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि ये भी काम आएगा, और इसमें से इसको घटा दो तो बनेगा sin थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आएगा। इस फॉर्मूले को भी याद करना है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ये तो है e की पावर आयोटा थीटा प्लस इन दोनों को जोड़ने से प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, और ये है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आएगा। तो इन चारों फॉर्मूले को याद करना है। अब देखो बराबर 1/2a आएगा e की पावर आयोटा ax इंटीग्रेशन, ये है। अगर इसको थीटा मान लो तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा है ना, तो इसको लिखूंगा cos थीटा मतलब cos ax माइनस आयोटा sin ax, कैसे बोला है इस वाले फॉर्मूले की सहायता से, और sec x dx ये इसके गुणा में। अब इसको देखो माइनस का 1/2a आएगा e की पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रेशन, इसको बोलना है तो ये e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो cos थीटा मतलब cos ax प्लस आयोटा sin ax, और गुणा में इसके भी क्या है। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इनमें साहस बनाए रखना है अपना लास्ट तक, और कहीं भी गलती नहीं करनी है, एक स्टेप को करेंगे अपन बहुत अच्छे से समझ 1/2a आएगा। अब यहाँ से देखो 1/2a आएगा, इसको ऐसे कैसे e की पावर आयोटा ax को ऐसे कैसे इंटीग्रेशन sec ax को यहाँ बना दो, तो बताओ sec को 1/cos लिख सकता हूँ, ये cos को काट देगा तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा sec है 1/cos और 1/cos sin के साथ में गया तो क्या बनाएगा tan x dx, तो इसको अंदर बना लेंगे ऐसे, इसके लिए करेंगे माइनस 1/2a आएगा, ये क्या है e की पावर माइनस का आयोटा x इंटीग्रेशन, sec इसके साथ में गया तो काट देगा तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा tan ax dx, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ का अपन कर दिया। अब इनका इंटीग्रेशन अपन आराम से कर सकते हैं, कैसे 1/2a आएगा, ये तो ऐसे कैसे, अब देखो इंटीग्रेशन dx है 1 के साथ में गया तो dx का तो x माइनस आएगा, tan x का कितना होता है, tan x का होता है log sec x, तो log sec, और tan ax का कर रहा हूं तो log sec ax। अब ax का करके बात देना है तो ax का a होता है तो a का
बाहर भी दे दिया, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो इसका हो गया। अब सेम ऐसे माइनस 1/2 a आएगा e की पावर माइनस आएगा ax, और इसका जो dx है dx यहाँ है और dx का x प्लस आएगा tan का कितना होता है log sec ax, और e का बाहर में लगेगा, तो ये मैंने इतना हमने कर लिया है। अब मैं थोड़ा अठाना पड़ेगा मेरे को, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इधर से हटा देता हूँ। अच्छा CF तो अपना याद रहेगा, अब देखो यहां से देखना है आपको, यहां से 1/2a आएगा। देखो ये x और ये x कॉमन ले लो, तो बना x/2a आएगा। यहां पर बता e की पावर आएगा x, और यहां बचा ये माइनस का चिन्ह, और यहां ये बचा e की पावर माइनस का आएगा x। ठीक है, अब ये है तो यहां बुला जाएगा, तो समझना प्लस ये कितना है 2a आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आयोटा अपॉन e, आयोटा इतना कॉमन लेंगे, ये तो यहां से और ये वाला यहां से, तो कॉमन क्या ले रहा हूं, अच्छा माइनस को कॉमन ले लेता हूं, चलो माइनस भी आ गया। और एक चीज और है कि आप इसमें इसका आयोटा, ये आयोटा है, जब ये आयोटा यहाँ बनाने होगा तो इस आयोटा को कैंसिल कर देगा, और ये आयोटा बनाने आएगा तो इस आयोटा को कैंसिल कर देगा। ये 2a बचा, ये 2a a की गुणा में आएगा तो 2a स्क्वायर, और यहाँ का 2a a की गुणा में आएगा तो 2a स्क्वायर, तो आयोटा तो कैंसिल हो गया, और 2a स्क्वायर 1/2a स्क्वायर। ये कितना है log sec ax, क्योंकि log sec ax यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वो कहाँ गया, वो कॉमन में आ गया। अब देखो यहाँ से, अच्छा माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, ये e की पावर आयोटा x, और यहाँ माइनस e की पावर माइनस आयोटा x, तो माइनस को बाहर कॉमन ले लिया था यहाँ पे, तो ये बना प्लस का e की पावर माइनस का आयोटा x। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। ये आप देख रहे हैं मैंने तो अभी पहले तो इन दोनों स्टेप को लिया है, एक बार तो ये लिखने के लिए, और इन दोनों स्टेप जो कॉमन ले लिया वो ये बना। अब x को ऐसे, अब मैं फॉर्मूला यहां से यूज करता हूं, तो x अपॉन a आएगा तो a की पावर आयोटा ax माइनस a की पावर माइनस आयोटा ax, और यहां मैं लिख देता हूं 2 आएगा, तो a को बाहर निकाल लिया, और इसका -1/2a स्क्वायर। यहां किसकी जरूरत है, यहां 2 की जरूरत है, तो देखो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, ये से इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां 2 आएगा की जरूरत है, तो यहां 2 आएगा लगा दो, और इस 2 आएगा को हटा दो। यहां 2a की जरूरत है, 2a की जरूरत है, तो ये 2a रख गया। फायदा क्या हुआ, x अपॉन a, ये कितना है cos ax माइनस 1/a, और ये कितना है sin x, sin x। अच्छा ये माइनस का चिन्ह जब आता है, तो माइनस का चिन्ह आता है तो यहाँ साइन बनेगा दोस्तों, तो ये बना x अपॉन a sin x, और ये बना -1/a log sec x, और ये जो बना यहां से देखो क्या बनेगा cos x। अब दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह करना चाहते हो, तो जैसे sec x है तो 1/cos लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1/cos का cos को इनवर्स लिख देंगे, और उसका माइनस आगे जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे सोचो, यहाँ x अपॉन a sin x प्लस 1/a, इस cos x को तो आगे लिख दिया, cos x
और ये है log cos x बन जाएगा, क्योंकि अपन ने माइनस को प्लस किया ना तो log sin x cos x में चेंज हो गया। तो ये निकल के आया pi के इस बार पर इसका pi चेक कर लेते हैं, x अपॉन sin x प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर कौन है? अच्छा यहाँ पे 2 तो आएगा ना, 2 8 होना आएगा, तो ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ से ठीक है ये sin x का हो गया, ये cos x का फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो CF तो कितना आया था, जो CF तो भी वो पहले निकाल लिया था, और ये PI, तो CF और PI मिलकर जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। तो इसमें देखो कितनी सारी चीजें काम की आ रही है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। तो पेशेंस रखते हुए करना है, ये फॉर्मूला ये याद रखना है, e की पावर i का फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला था जो इंटीग्रेट करने वाला था, ये भी याद रखना था अपने को। और देखो tan का log sec x हो गया, वो भी याद रखना है। तो बड़ा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल तो मैंने ये आपको बता दिया, एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब आप प्रैक्टिस करना, जो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर है, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद में 3.2 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं, तो 2 और 3 तो आपसे हो जाएंगे। जैसा अभी ये एग्जाम्पल किया है वैसा तो अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 है, और अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे, 2 और 3 एक जैसे तो वो आप कर लेना। 4 और 5 भी एक जैसे, तो मैं 5वां समझाऊंगा अगले लेक्चर में, तो चौथा आप खुद कर लेना, मैं 5वां समझाऊंगा, चौथा आप खुद कर लेना, और बाकी की बहुत आसान है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही हो पाएगा। तो आप क्वेश्चंस वगैरह करना, आपको जो भी प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, फिर अपन उसको सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो ये ठीक है, अपन निकाल दिया इसको, आप कॉपी में राइट डाउन करना, फॉर्मूले जो आए हैं उनको साइड में लिख लेना, जो भी फॉर्मूले अपने काम में आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, और उतने ही आपकी क्वेश्चन याद भी होते जाएंगे, और उनके अंदर जो जो स्टेप्स काम में आते हैं, जो जो फॉर्मूले काम में आते हैं, वो फॉर्मूले भी अपने याद होते जाएंगे। तो अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बाकी क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।